हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी बुक इन्वायरमेंट करेंगे। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds, and butterflies is gone forever. He shared his feeling with his classmates in the assembly. The principal too sadly observed, see how our environment is changing. Environment का मतलब होता है वातावरण। आपके आसपास का जो भी वातावरण है वो कहलाता है environment। अब काफ़ी लंबे समय के बाद में जब रवि ने दोबारा से स्कूल जाना स्टार्ट किया तो उसने नोटिस किया कि जो उसका स्कूल से नेक्स्ट प्लेग्राउंड था, एक खेलने की जगह थी, मैदान, वहाँ पे अब खुदाई हो रही है। डग अप का मतलब खुदा पड़ा है और वहाँ पे लोग बता रहे हैं कि अब बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। अब वो अपने बड़े से प्लेग्राउंड को मिस कर रहा था जिसमें बहुत सॉफ्ट ग्रास थी, घास थी, मैरीगोल्ड यानी गेंदे के पेड़ फूल थे और बटरफ्लाइज जहाँ पे उड़ती रहती थी यहाँ वहाँ। उसने अपनी फीलिंग अपने क्लासमेट्स से शेयर की, जो उसके दोस्त यार थे उनको बताया। उसने असेंबली में प्रिंसिपल ने भी ये बात ऑब्ज़र्व की कि बच्चे दुखी हैं इस तरह के इन्वायरमेंटल चेंज से। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल चेंज जो है आप इसको थोड़ा ध्यान से समझो कि ये मैन मेड इन्वायरमेंटल चेंज है, ये नेचर मेड इन्वायरमेंटल चेंज नहीं है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, what is environment? Whatever you see in your surroundings, said the teacher. रवि ने पूछा कि इन्वायरमेंट क्या होता है, तो टीचर ने क्या बताया, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, इर्द गिर्द देखते हैं, वो सब इन्वायरमेंट है। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल चेयर इन द क्लासरूम, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are part of our environment. तो टीचर ने क्या बोला? Yes, said the teacher, but wait, some objects are created by nature, for example mountain, river, trees, animal. Other are made by people, for example road, car, clothes, books. Now work in pair, make a list with your classmates sitting next to you of the creation of nature and by human beings. अब क्या है, उसने बोला कि जो कुछ भी मेरे आसपास है, मतलब ये टेबल चेयर कुर्सी, मेरे दोस्त, ये सब कुछ कूड़ा कचरा, ये सब कुछ इन्वायरमेंट है। तो टीचर ने कहा हाँ, लेकिन कुछ मैन मेड है और कुछ नेचर मेड है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बिल्डिंग्स बनाना जो है ये मैन मेड कंस्ट्रक्शन है, ये नेचुरल नहीं है। नेचर क्या देती है आपको? लकड़ी देती है, पेड़ देती है, पहाड़ देती है, रिवर देती है, ये सब नेचर में है। और इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं वो मैन मेड होती हैं। अब यहाँ पे एक लिस्ट बनाने के लिए कहा है, आप बना सकते हैं। रवि, परमजीत, जेस्सी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट. Why is our environment changing? Asked Iqbal. It's all because of our needs. They are increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our nature surroundings, the teacher replied. अब कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है वैसे वैसे हम चीज़ों में मॉडिफिकेशन करते हैं, न्यू इन्वेंशन करते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मतलब जब आपको ज़रूरत पड़ी तो फिर आपने कुछ नया क्रिएट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गहरा कुआं है जिसमें से आपको पानी निकालना है, तो जब आपको पानी निकालना है आप उस कुएं में तो उतर नहीं सकते,
तो आप क्या करते हो, एक रस्सी की इंतज़ाम करते हो, बाल्टी लाते हो और उससे उसमें डालते हो। जब आपको ज़्यादा पानी निकालना होता है, क्योंकि जब आप सीधे डाल के और ऐसे निकालोगे, अपने हाथों से पुलिंग करोगे, तो उसमें क्या है, ज़्यादा लेबर लगेगी, ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो उसका एक उपाय क्या निकाला कि घिरनी। घिरनी का मतलब एक चक्का सा, जैसे आपके साइकिल में एक व्हील होता है जिस पे टायर लगी रहती है और साइकिल उससे आसानी से आगे पीछे चली जाती है, तो उसी तरह का एक उपाय किया गया कि उसमें एक घिरनी लगाई गई जिसको व्हील कहा गया, और उस व्हील से अगर आप पानी को खींचते हो, पुल करते हो, तो पानी कम मेहनत में ज़्यादा पानी और ज़्यादा टाइम तक निकाल सकते हो। तो यह क्या हुआ, आपको पानी की ज़रूरत थी, गहराई में पानी था, आपने बाल्टी और रस्सी की व्यवस्था की और उसके बाद एक चरखड़ी की व्यवस्था की जिसके ऊपर से आपने उस पानी को आसानी से बाहर निकाला। तो ये जो आवश्यकताएं हैं ये क्या है, ये डे बाय डे बढ़ रही हैं क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और इस तरह से लोग अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों को क्या करते हैं, तोड़ते मरोड़ते हैं, ख़राब करते हैं। From the above conversation, you understand that the place, people, things, and nature that surround any living organism is called environment. It is a combination of natural and human-made phenomena, while the natural environment refer to both biotic and abiotic condition existing on the earth. जितना कुछ भी आप इधर उधर देख रहे हो, जैसे भी ये ऊपर एक चित्र है, आप इसको देखो कि इसमें बता रखा है कि कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट क्या है। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट दो तरह के बताए हैं। एक है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड क्या हो गया, बिल्डिंग है, ब्रिज है, रोड, मॉन्यूमेंट्स है, इंडस्ट्रीज़ हैं। और दूसरी है नेचर, नेचुरल, यानी वाटर है, एयर है, लैंड है, लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, ये सारा कुछ क्या है, नेचर ने दिया है। तो ये कंपोनेंट दो हो गए, एक नेचुरल यानी प्राकृतिक और एक ह्यूमन मेड यानी मानव कृत। अब इसके बाद में मानव ने और क्या क्या चीज़ें वो करी। इंडिविजुअल रहता है, फैमिली में रहता है, कम्युनिटी में रहता है, रिलीजन को किसी को फॉलो करता है, एजुकेशन के लिए ज़रूरत रहती है उसको, इकोनॉमिक जो उसकी ज़रूरतें होती हैं वो उनके लिए समाज को या ज़मीन को अलटता पलटता रहता है, मतलब उसमें चेंजेस लाता है, और पॉलिटिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी वो बिहेव करता है। ठीक है, ये क्या है, ये इन्वायरमेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, मान लीजिए कि आपकी फैमिली छोटी है तो आपकी ज़रूरतें भी कम है, और जब आपकी ज़रूरतें कम हैं तो आप कम से कम चीज़ों को लेंगे, जैसे कम खाना लगेगा या कम ऐसी चीज़ें लगेंगी जो कि सिंपल लाइफ अगर आप जी रहे हैं तो फिर आप कम खर्चे में अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है तो अनाज भी ज़्यादा लगेगा, पानी भी ज़्यादा लगेगा और हर चीज़ ज़्यादा लगेगी। ठीक है, इसी तरह से कम्युनिटी भी डिपेंड करती है कि किस तरह की कम्युनिटी में आप रह रहे हो। साफ़ सफाई में बिलीव करती है तो वो साफ़ सुथरा रखेगी जगह को, और अगर उनको ये लगता है कि हम क्यों सफाई करें, ये दूसरे लोग सफाई करेंगे, तो वो क्या करेंगे कि कचरा तो बढ़ा फैलाएंगे लेकिन सफाई नहीं करेंगे। और तीसरा है आपका एजुकेशनल। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाते हो, बिल्डिंग्स बनाते हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एनरोल कर सको, इस तरह की व्यवस्था करते हो। तो उसके लिए क्या है, पहले सिस्टम चलता था आश्रम सिस्टम। तो आश्रम में क्या था कि लकड़ियों से बनाए जाते थे ये सारी चीज़ें, तो वो तो एक तरह से नेचर की गोद में रह के पढ़ाई करने वाली बात थी। लेकिन अब क्या है, अब आपको कंप्यूटर भी चाहिए, बहुत सारे लैब चाहिए, तो उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन की जाती है, उस तरह से बिल्डिंग बनाई जाती है। तो वो क्या है, इन्वायरमेंट में चेंज करना है। अब है इकोनॉमी। इकोनॉमिक में क्या होता है, देखिए एक चीज़ आप समझिए अच्छे से, और इस चीज़ को हमेशा अपने गांठ में बांध लीजिए। इकोनॉमी का मतलब होता है आर्थिक, आर्थिक का मतलब होता है अर्थ से जुड़ा हुआ। अब ये अर्थ धरती वाला अर्थ नहीं है, ये इंग्लिश का अर्थ नहीं, ये हिंदी का अर्थ है, और इस अर्थ का मतलब होता है पैसा। इकोनॉमी, इकोनॉमिक, इकोनॉमिकली, ये सारे वर्ड जो हैं ये पैसे से जुड़े हुए चीज़ें हैं।
अर्थव्यवस्था का मतलब होता है पैसे का यूटिलाइजेशन समझ लीजिए, या उसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, वही अर्थव्यवस्था है। आपके पास में फंड आता है और आप उस फंड को अच्छी सी जगह पे यूटिलाइज करते हो और उसके बाद में वो फंड आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, किसी इंसान को परखने का, देखने का नज़रिया क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। आप किसी इंसान को देख के क्या बोलते हो कि यार इसके कपड़े बड़े अच्छे हैं, अभी अभी गाड़ी से उतरा है, इसका मतलब जो ऊपर पूरा देखने सुनने का वो है वो बहुत इम्प्रेसिव है, इसका मतलब ये पैसे वाला है। पैसे वाले का मतलब कि इसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है ये अच्छी है। कोई साधारण व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने साधारण सिंपल से कपड़े पहने हुए हैं तो आप कहोगे ये मिडिल क्लास है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके कपड़े फटे फुटे हैं, गंदा है, मैला कुचैला सा रह रहा है, ठीक है ना, तो आप कहोगे कि ये गरीब है। ठीक, तो यहाँ जो भी आपने तीनों चीज़ें देखी वो क्या चीज़ पे देखी, पैसे पे देखी कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो अपने रहन सहन, खाने में और दिखावे में खर्चा कर रहा है, जिसके पास कम है वो सिंपल साधारण है और साफ़ सुथरा लेकिन साधारण है, तो मिडिल क्लास हो गया। और जो तीसरा ग्रुप है वो गंदा है और उसके कपड़े भी फटे हुए हैं और वो शक्ल से भी थोड़ा लो कैटेगरी का लग रहा है, इसका मतलब वो गरीब है। तो यहाँ आपने इकोनॉमिक बेस पे यानी पैसे के हिसाब से उसको डिवाइड किया कि वो किस कैटेगरी में जाएगा। पॉलिटिकल सिचुएशन ये है कि कई बार किस तरह का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने पिछले कई सालों में देखा कि फंड तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी जो पुरानी सरकारें थी वो वर्ल्ड बैंक में जाके हमारा देश गरीब है, हमें कर्जा दे दो, हमारा देश गरीब है, कर्जा दे दो। कर्जा तो लाए लेकिन कहाँ लगाया? 70 मीटर की रोड बननी थी, 7 मीटर की बना के बाकी जो भी था मिल के अंदर भीतर खाने खा पी के अपने 4 कोठियाँ खड़ी कर ली। ठीक है, तो उस तरह का जो काम था कि पब्लिक का पैसा, पब्लिक के नाम पे लिया हुआ पैसा, लेकिन कहाँ गया? उन लोगों के अपने इस्तेमाल में गया। तो पॉलिटिकल सिचुएशन भी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह का इन्वायरमेंट दे रहे हो। बायोटिक और इन अबायोटिक का मतलब होता है ऐसा, बायोटिक का मतलब होता है जो नेचुरल है, ठीक है ना। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिंदा लोग हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, जो जीवित वस्तुएं हैं, वो सब कहलाती हैं बायोटिक, जिसमें प्लांट आते हैं और एनिमल आते हैं। अबायोटिक में आता है नॉन लिविंग थिंग्स, एलिमेंट्स, जिसमें लैंड आता है। ठीक है, अब आते हैं हम आगे नेक्स्ट उस पर, नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक वातावरण। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये इम्पॉर्टेंट है और इसको लाइन लगा लो नीचे, क्योंकि अगर आपको इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज़ नेचुरल इन्वायरमेंट, तो आप बता सकते हो कि पानी, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। पानी, धरती और हवा, पेड़ पौधे, जानवर, इन सबको मिलाकर जो एक प्राकृतिक वातावरण बनता है उसे क्या कहते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द लेथिस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। अब इन चारों चीज़ों के बारे में आपने पहले पढ़ा है और यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। लिथोस्फीयर क्या होता है? सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड अप विद रॉक एंड मिनरल एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. It is an irregular surface with valley etc. with various landforms such as mountain, plateau, plain, valley etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floor. ठीक है, लेथोस्फेयर क्या है? जो ये धरती की ऊपर वाला हिस्सा है, जो ऊपर उबड़ खाबड़ है, जिस पे सब कुछ हो रहा है. उसके बाद है लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर क्या है? डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, जिस पे क्या उगे हैं? आपकी हरियाली है. ग्रास लैंड फॉर गेजिंग लैंड,
for agriculture and human settlement. It is also a source of mineral water. ये हो गया लिथोस्फेयर. अब इसके बाद में है द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर. मैंने कई बार बताया हाइड्रोलिक और इस तरह के जो वर्ड आते हैं, अगर स्टार्टिंग में HYDRO लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर आपको उसका मतलब नहीं भी मालूम है तो एक कॉमन सेंस लगाओ कि ये पानी से जुड़ा हुआ कोई चीज़ होगी, क्योंकि हाइड्रो का मतलब वाटर रिलेटेड होता है. ठीक है, हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी का, जलाशय, जल व्यवस्था. इट इज़ कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज of water and different type of water bodies like river, lakes, seas, ocean, etc. It is essential for all living organism. The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth hold the atmosphere around it. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. It consists of a number of gases, dust and water vapors. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. अब जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या है? वातावरण है. और ये वातावरण क्या है? जो आसपास आपके हवा का वो है, सराउंडिंग है. इसमें क्या है कि इसमें आप देखते हैं ना कि आसमान आपको कैसा दिखता है? नीला दिखता है. क्यों नीला दिखता है? क्योंकि जो किरणें सूरज से पृथ्वी पर आती हैं वो एटमॉस्फेयर में टकराकर वापस चली जाती हैं. कुछ अंदर आ जाती हैं और कुछ क्या होती हैं? वापस चली जाती हैं. जो सबसे ज़्यादा वापस जाती हैं वो होती है अल्ट्रा वायलेट रेस, जो ब्लू कलर की होती हैं. और इसी वजह से ब्लू कलर की वजह से जो गैस, डस्ट और वाटर वेपर्स आपको ऊपर दिखाई देते हैं, आसमान कैसा दिखता है? नीला सा दिखाई देता है, क्योंकि ये एक बहुत पतली सी लेयर है जो जिसने पूरी पृथ्वी को घेरा हुआ है. और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये पृथ्वी से क्या रहता है? चिपका रहता है. ठीक है, आपको समझ आ रहा है ये चीज़? उसके बाद में है प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड. It is a narrow zone on the earth where land, water and air interact with each other to support life. प्लांट और एनिमल मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं. इसको आप जीवित दुनिया कह सकते हैं, लिविंग वर्ल्ड कह सकते हैं, जिसमें सब कुछ अर्थ में जो कुछ भी है, भाई पानी है, धरती है और उसमें जो भी जीव जंतु रह रहे हैं, ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं लाइफ को जीने के लिए. ठीक है. व्हाट इज़ द इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? अब ये इकोसिस्टम पैसे से रिलेटेड इकोसिस्टम नहीं है, ये इकोलॉजी वाला है, यानी जिसे कहते हैं हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र. आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी जीव जंतु हैं, वो किस तरह से रहते हैं. आपने इससे पहले एक चैप्टर में पढ़ा था कि जो जीता है, मतलब फिटेस्ट कैन सर्वाइव. डार्विन की थ्योरी है कि जो अपने आप को वातावरण के हिसाब से ढाल लेगा वही जीवित रह पाएगा. अदरवाइज़ क्या होगा कि वातावरण में जैसे ही चेंज होगा, पर्यावरण में जैसे ही चेंज होगा, वो मर जाएगा. ठीक है. अलग अलग जीव अलग अलग तरह का मेथड इसके लिए फॉलो करते हैं. आपने कई बार देखा होगा कि जब सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में पक्षी परिंदे क्या करते हैं? पानी में नहाना शुरू करते हैं. ठीक है. जबकि नॉर्मल डेज़ में आपको ऐसा कम दिखेगा. जब सर्दियाँ होती हैं वो ऐसा करते हैं, वो फूले फूले से दिखाई देते हैं, इकट्ठे जुड़े हुए बैठे हुए दिखाई देते हैं, झुंडों में दिखाई देते हैं. रीज़न कि ठंड होती है तो अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए आपस में जुड़े रहते हैं, ताकि एक दूसरे से गर्मी शेयर कर सकें और अपने आप को किसी तरह से उस वातावरण से लड़ने के लायक बनाए रखें. ठीक है. आपने इसी तरह से सुना होगा पोलर बेयर वगैरह जो होते हैं, ग्रिजली, पोलर बेयर, ये हाइबरनेशन करते हैं. हाइबरनेशन मतलब कि जब बहुत ज़्यादा सर्दियों का टाइम होता है, बाहर बर्फ़ पड़ रही होती है, तो भालू क्या होते हैं? नींद में चले जाते हैं. नींद में चले जाने का मतलब कि जितना टाइम जगते रहते हैं उतना टाइम वो खूब खाते हैं. अपने शरीर पे क्या करते हैं? चर्बी की लेयर चढ़ा लेते हैं, फैट की ना लेयर चढ़ा लेते हैं, बहुत खाते हैं. और उसके बाद में क्या होता है
कि जब वो टाइम आता है जैसे बर्फ़ पड़ने लगती है, अब बाहर कुछ भी मिलेगा नहीं खाने के लिए, तो वो जाके कोई भी एक सुरक्षित जगह देख के अपनी गुफा में चले जाते हैं और जाके वहाँ सो जाते हैं। और जितना टाइम वो सो रहे होते हैं उतना टाइम ना वो शुशु करते हैं, ना पॉटी करते हैं, कुछ भी नहीं करते, उठते भी नहीं है, वो लेटे पड़े रहते हैं बस। मतलब पड़े रहने का मतलब जब आप सो रहे हैं तो सबसे कम कंजम्पशन कर रहे हैं अपने खाने की, अपने पानी की। और जब कोई बीमार होता है, आपने देखा होगा कि अगर कोई बीमार है, कमज़ोर है, तो वो बहुत कम खाएगा, शूशु पॉटी बहुत कम जाएगा, और मतलब हर चीज़ जो है वो उसकी कम हो जाती है, मिनिमाइज़ हो जाती है। सेम चीज़ वो लोग भी करते हैं इस चीज़ को साथ में रिलेट करने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। What is ecosystem? At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green field and coconut plantation." Hira from Jaisalmer exclaimed, "We get no rain. We see only kikar and sand as far as the eyes can see. But you also find camel," said Ravi. अब बच्चे हैं अपने आसपास जो वो देखते हैं, जहाँ घरों में जाते हैं रहने के लिए, वो बताते हैं। रवि कह रहा है कि वो केरला में रहता है और वहाँ देखो कितनी हरियाली है, पानी आता है, पानी बरस रहा है, और हर जगह पे क्या है, ग्रीनरी है, हरियाली ही हरियाली है। कोकोनट के बहुत सारे पेड़ वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और इसी तरह से हीरा ने बताया कि वो जैसलमेर में रहती है और वहाँ पे क्या मिलता है, कीकर और रेत मिलती है। और रवि बोलता है मगर वहाँ पे आपको कैमल भी तो मिलते हैं, ऊँट भी तो मिलते हैं भाई देखने के लिए। Hira says, "Not just camel. If you visit our desert, you will see snakes, lizard and many insects too." तो हीरा बता रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैमल ही हैं। अगर आप घूमोगे डेजर्ट में तो आपको सांप भी मिलेंगे, वहाँ पे रेत में रहने वाली रेगिस्तानी लिजर्ड यानी छिपकलियाँ भी मिलेंगी, और भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। Ravi wondered, why do the animal, the vegetation and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? तो रवि हैरानी से बोलता है कि अलग अलग तरह के लोग, वेजिटेशन, जानवर अलग अलग जगह रह रहे हैं, तो इनका कोई संबंध है आपस में? ओ यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाई। उन्होंने कहा हाँ, बहुत संबंध है एक दूसरे से। ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग. ऑफन दे आर ऑल्सो independent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings from the ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. Do you think the park in which Ravi and his friends played from an ecosystem? अब देखिए उन्होंने क्या बताया कि जो प्लांट्स हैं, जो जानवर हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सब एक दूसरे से, आसपास के वातावरण से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। वो एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं। और इस रिलेशन को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है जिसने घर में गाय भैंसे पाल रखी है, ठीक है, तो चारा लाने के लिए तो उसे बाहर के ही वातावरण पे देखना है कि भाई वहाँ भूसा या घास वगैरह है, नहीं तो उसके जानवर कैसे ज़िंदा रहेंगे। और जानवरों से उसको दूध मिलेगा, गोबर मिलेगा, यानी जिससे वो ईंधन बना सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। ये सब क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है, जिसके अंदर बड़े बड़े रेन फॉरेस्ट आते हैं। रेन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिनमें टाइम टाइम पे बारिश होती रहती है, तो वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक है, सदाबहार वन भी इनको कहते हैं।
और ये ज़्यादातर क्या है, घाटों पे रहते हैं। घाटों मतलब जैसे अगर भारत के उसमें वो करेंगे तो जो एरिया कोस्ट के पास में पड़ता है और वहाँ जो जंगल हैं वो हरे भरे रहते हैं, इसलिए क्योंकि पानी जो भर के समुद्र से चलता है वो उन पहाड़ों से टकराता है और बारिश करता है। पहाड़ों पे अक्सर बारिश होती है, एक दिन में एक बार बारिश हो ही जाती है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फ्रॉम द इकोसिस्टम, हाँ ये भी एक इकोसिस्टम है। ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन बीइंग इंटैक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। इंसान क्या करते हैं, इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट रहते हैं और उसमें परिवर्तन करते रहते हैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से। अर्ली ह्यूमन अडेप्ट themselves टू द नेचुरल सराउंडिंग, पहले क्या करते हैं, अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढालते हैं। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। विद टाइम नीड ग्रू एंड बिकम मोर वेराइड। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। स्टार्टिंग में क्या था कि मानव पर्यावरण के हिसाब से रहता था, ठीक है, और थोड़े टाइम के बाद में जब उसने वातावरण को समझ लिया, फिर उसने वातावरण में चेंजेस करने शुरू कर दिए। फिर उसने क्या किया, अपने हिसाब से उसको ढालने का हिसाब किताब बिठाने की कोशिश की। जैसे आप देखते होंगे कि पहले आम सिर्फ गर्मियों के उसमें आता था, अब सर्दियों में भी मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है या कुछ ऐसे इलाकों में उगाया जाता है जहाँ से उसकी फार्मिंग को कंटिन्यू रखा जा सकता है, जबकि वो फ्रूट कौन से सीज़न का है, गर्मियों का है। इसी तरह से जो आपके वाटरमेलन होते हैं, वाटरमेलन कब मिलता है, गर्मियों में मिलता है, गर्मियों का ही फल है, गर्मियों में ही मिलता है। लेकिन कई बार वो गर्मियाँ स्टार्ट भी नहीं होती उस समय पे भी मिल जाता है, सर्दियों में भी मिल जाता है। तो ये क्या है, कुछ उसको प्रिजर्व करने का तरीका है, कुछ उसको ऐसे इलाकों में उगाने का तरीका है। बेशक उसमें टेस्ट हो या ना हो, लेकिन फिर भी उसमें चेंजेस करने लगे कि जो सिस्टम जब था तब उसको नहीं करके तब यूज़ कर रहे हैं जब उनको ज़रूरत है। द व्हील वाज इन्वेंटेड, अब यह है दे लर्न टू ग्रो क्रॉप, किस तरह से अनाज उगाया जाता है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल, घरेलू जानवरों को किस तरह से बनाया जाता है। और लीड टू सेटल्ड लाइफ, और किस तरह से एक जगह स्थायी रहकर जीवन को जिया जाता है। द व्हील वाज इन्वेंटेड, चक्के का या पहिए का खोज हुई। सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। अब इससे क्या हुआ, देखो लाइफ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सबसे पहले तो आदमी कैसा था, घुमंतू था, इधर उधर जाता था, चीज़ें वो करता था, शिकार करता था और खाना इकट्ठा करता था। अब खाना उसने क्या किया, उगाना शुरू कर दिया। ग्रो क्रॉप का मतलब उसने खाना उगाना शुरू कर दिया। अब उगाने के लिए पहले उसने स्टडी किया होगा ना कि किस बीज को खाया जा सकता और किस बीज को नहीं खाया जा सकता, कौन सा बीज किस समय पर बोने से उसको कौन सी फसल मिलेगी, ठीक है ना। ये सारा कुछ उसने धीरे धीरे किससे, नेचर से ही तो सीखा। फिर उसने ये ऑब्जर्व किया कि किस जानवर को वो अपने पास रख सकता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंसें, इनको अपने पास पालतू बना के रख सकता है और इनको इस्तेमाल कर सकता है, उनका मीट खा सकता है, उनका क्या कहते हैं दूध इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन को भी रख सकता है। तो एक तरह से क्या है ये चीज़ कि उसने धीरे धीरे चीज़ें सीखी और उनको यूज़ करना शुरू कर दिया। बार्टर सिस्टम में मर्ज हुआ। बार्टर सिस्टम मैंने आप पहले भी बताया है, शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। एक्सचेंजमेंट ऑफ थिंग्स होता है बार्टर सिस्टम। आपने किसी को दूध दिया और बदले में उसने आपको एक बोरी अनाज दिया, ठीक है ना। आपने कुछ उसको अनाज दिया और बदले में उसने आपको कोई बर्तन दिया, समझ आया। हर चीज़ का एक अलग वैल्यू तय कर लिया और उसी हिसाब से उनको आपस में एक्सचेंजमेंट ऑफ थिंग्स बार्टर सिस्टम है। ट्रेड स्टार्टेड, अब व्यापार शुरू हो गया। अब व्यापार शुरू करने का क्या मतलब है, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। ट्रेड तो शुरू हुआ, व्यापार शुरू हुआ और कॉमर्स डेवलप हो गया, वाणिज्य भी विस्तार में आ गया। ट्रेड का मतलब है किसी को दिया, एक सामान बेचा और दूसरे से कोई सामान खरीदा, या कोई सामान बेचा और बदले में जो कीमत ली प्रॉफिट में ली, ठीक है। कोई पेन है जो आपने बनाया या आप कहीं से खरीद के लाए, 4 का लाए थे और आपने उसको 6 का बेच दिया, 4 या 5 का लाए थे 10 में बेच दिया,
तो ये क्या है, जो उससे बचा वो क्या है, प्रॉफिट हो गया, और उससे फिर आपने उसे और आगे खरीदा और बेचा। ये है ट्रेड। और कॉमर्स डेवलप का मतलब है कि एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की कि मैं हर बार इस इलाके में आऊँगा और ये सामान खरीदूँगा। तो क्या हो गया ये, जैसे मैं कहीं बाहर दिल्ली में रहता हूँ और यूपी में जाता हूँ, कानपुर वगैरह में कहीं पे जाते हैं और वहाँ से अनाज खरीदते हैं, गेहूँ है, अरहर है, या कोई भी ऐसी सामान खरीदते हैं, और उसके बाद में वहाँ के लोगों को पे करते हैं और फिर वो सामान लाके किसी ऐसे इलाके में बेचते हैं, जैसे दिल्ली में ही बेच रहे हैं जहाँ पे उसकी उपज इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है। और ये एक सिस्टम बना लिया हमने कि मैं हर बार इस सीज़न में आऊँगा और कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया कि तुमसे ही सामान खरीदूँगा और मेरे को जेन्युइन रेट दे दो। तो ये एक वाणिज्य का सिस्टम है या कॉमर्स का डेवलपमेंट है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक बहुत ज़बरदस्त शब्द है और एक बहुत बड़ा क्रांति है। ठीक है। आप अगर इसको यहाँ तक देख रहे हो, यहाँ तक आए हो इस चैप्टर में, तो एक चीज़ याद रख लो कि जितनी भी लाइफ में, जितने भी देशों की बैंड बजी, उस सबका रीज़न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही था। जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो उस प्रोडक्शन का जो बना हुआ सामान था उसको बेचने के लिए नए मार्केट्स की ज़रूरत पड़ी। प्रोडक्शन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, कच्चे सामान पर और बने हुए सामान पर। ठीक है। जो सामान मैंने बनाया उसके लिए मुझे कच्चा सामान चाहिए, और उस कच्चे सामान के लिए भी मुझे जगह चाहिए, और उस बने हुए सामान को बेचने के लिए भी मुझे जगह चाहिए। तो फिर क्या हुआ, सबसे पहले यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। फ्रांस है, इंग्लैंड है, पुर्तगाल है, हॉलैंड है, ऐसी जगहों पे ये सब कुछ आया था। तो जर्मनी वगैरह में तो इन लोगों ने क्या किया कि फिर नए मार्केट्स की खोज की। तो फिर इन्होंने अफ्रीका, इंडिया, ऐसी जगहों की खोज की और धीरे धीरे क्या किया कि चालाकी से उन सारी मार्केट्स को कब्जाने के लिए, सीधे साधे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, उन पे बहुत लंबे टाइम तक उसको अपना कॉलोनी बना के रखा। ठीक है ना। तो जो इन सारी समस्याओं की जो एक मेन रीज़न था वो क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, फास्ट हो गया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। पहले क्या था, चिट्ठियाँ चलती थी, उससे भी पहले कबूतर जाते थे इधर से उधर, उसके बाद में लोग जाते थे इधर से उधर मैसेज लेके, फिर चिट्ठियाँ जाने लगी, फिर उसके बाद में अब तो आपका पूछिए ही मत, आप यहाँ मेल डालिए और उधर किसी को तुरंत ही मिल जाएगी। नेट जा रहा होगा तो फटाफट इंटरनेट से मिल जाएगा। ठीक है। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। ये ठीक है, समझ आ गया होगा। हैव यू एवर थॉट वाई you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanut in winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Human must learn to live and use their environment in harmonious way. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको याद होगा, आपको पसंद होगा जूसी वाटरमेलन गर्मियों में खाना और गरम भुनी हुई मूंगफलियाँ सर्दियों में खाना। तो ये क्या है, बैलेंस है। सर्दियों में अगर पीनट खाओगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, और गर्मियों में अगर वाटरमेलन खाओगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप प्रकृति से तालमेल बना के चलें। अगर इसका उल्टा करेंगे कि पीनट्स आप गर्मियों में खा रहे हो तो आपका पेट खराब हो जाएगा, और सर्दियों में एक तो वाटरमेलन मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा भी और आप खा लेते हो तो वो बजाय फ़ायदा करने के आपको नुकसान पहुंचाएगा। क्यों पहुंचाएगा? क्योंकि बिना मौसम का फल है, तब भी नुकसान पहुंचाएगा, और उससे वो फ़ायदा नहीं मिलेगा जिस फ़ायदे के लिए आपने उसको तब खाया है। ठीक है। अब उसके बाद में है नूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिज़ोरम फ्रॉम रवी's class often talk about the lush green surrounding of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Noori invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses and activities of the पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। अब नूरी जो है वो मिज़ोरम में रहती है, उसने रवि को इनवाइट किया कि आप मेरे घर आओ, देखो वहाँ कितनी ग्रीनरी है, क्योंकि वो कहाँ रहती है, मिज़ोरम में रहती है। जब उसने देखा कि रवि अपसेट है
उस ग्राउंड को खोने से। तो उसके बाद में टीचर ने उनको होमवर्क दे दिया कि आप जहाँ जहाँ भी घूमोगे हॉलीडेज़ में उसको बना के लेके आना। ठीक है, दैट्स ऑल। ये है सारा आपका चैप्टर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को देखिए और आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।